हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आकाश सिंह। जैसा कि हमारी सीरीज में चल रहा था, हम सोलर सिस्टम की बात डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स और मून के बारे में कल डिस्कस किया था। और उसके अलावा फिर हम आज जो हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है, वो कुछ ऐसी हेवनली बॉडीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि अदर देन प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट हैं, जिसकी बात मैंने पहले लेक्चर यूनिवर्स में ऑलरेडी कर चुका हूँ। और उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं ऑलरेडी डिस्कस इसको करूँगा डिटेल में। तो देखिए, आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनकी क्या-क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ये आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और उसके अलावा फिर एक चीज़ मैं आपसे हमेशा कहता हूँ और कहूँगा कि वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में कुछ ऐसे फैक्ट्स और कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपसे बताऊँगा जो कि डायरेक्ट हमारे पेपर में आ चुके हैं या फिर आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, और जो लोग नए हैं तो मेरी उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के साथ-साथ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप देखेंगे वीडियो तो नीचे एक लाल कलर के साथ सब्सक्राइब बटन जो है वो ब्लिंक होगा, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट कीजिए। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एस्टेरॉइड से। एस्टेरॉइड का जो हिंदी में मतलब होता है वो है क्षुद्र ग्रह। ओके, अभी एस्टेरॉइड की जो हमारे पास फैक्ट है वो अवेलेबल वो क्या है कि सबसे पहले इनको बुलाते हैं हम माइनर प्लैनेट्स। क्या बुलाते हैं इनको? माइनर प्लैनेट्स। माइनर प्लैनेट इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये भी जैसे हमारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं ना अराउंड सन के, वैसे ही एस्टेरॉइड्स भी जो है हमारे सन के अराउंड जो है रिवॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए, माइनर प्लैनेट बनाने का एक फंडा एक ये है कि एक्चुअली में इनका जो शेप रहता है ना वो डिफाइंड नहीं होता है। मींस प्लैनेट के जैसे तो होते हैं, पर शेप कुछ भी जैसे कि एलिप्टिकल शेप का होता है या कोई भी इरेगुलर शेप के ये होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर प्लैनेट। ठीक है, और इनका जो ड्यूरेशन भी जो होता है एस्टेरॉइड्स का, वो जैसे अपने प्लैनेट का देखिए अर्थ का 365 डेज फिक्स है, पर ऐसे एस्टेरॉइड्स का जो रहता है वो लगभग ऐसा बोलते हैं कि फिक्स नहीं होता है। ओके, तो इसलिए इनको टोटल प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, तो इनको माइनर प्लैनेट्स बोला जाता है। उसके बाद ये फॉर्म कैसे होते हैं? तो फॉर्म ये हुए हैं फॉर्म बाय द फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स। अब क्या हुआ होगा? प्लैनेट्स का एक्सप्लोजन हुआ होगा, तो एक्सप्लोजन होने के साथ साथ जो थोड़े टुकड़े रह गए, तो टुकड़े हैं वो भी रिवॉल्व करने लगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। ये तो आप जानते ही हैं कि सन अपने ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो है वो पूरी प्लैनेट से वो रिवॉल्यूशन ले रहे हैं, तो उसके कारण क्या हुआ? ये फ्रेगमेंट्स भी क्या हुए? सन के अराउंड रिवॉल्व होने लगे। तो ये कैसे फॉर्म हुए हैं? बाय द एक्सप्लोजन ऑफ प्लैनेट। ओके, उसके बाद देखिए ये क्या होता है कि कहाँ पे फाउंड होते हैं? तो मेनली ये फाउंड होते हैं ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये जो क्वेश्चन है या जो फैक्ट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये जो है एस्टेरॉइड है वो फाउंड कहाँ पे होते हैं? तो आंसर क्या होगा? बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जो मार्स है और जुपिटर है उसके ऑर्बिट के बीच में जो है ये फाउंड होते हैं। ठीक है, अर्थ है, अर्थ का मार्स है, मार्स का जुपिटर है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्टेरॉइड जनरली फाउंड होते हैं। ओके, और ये जो जहाँ पे फाउंड होते हैं उस जगह को, स्पेशली उस प्लेस को क्या बोला जाता है? एस्टेरॉइड बेल्ट। ओके, पूरा का पूरा एक बेल्ट है जहाँ पे सारे एस्टेरॉइड फाउंड होते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये इनका जो शेप रहता है ये कैसा इरेगुलर शेप होता है। मीन स्फेरिकल तो रहता है पर कैसा होता है? एलोंगेट हो जाता है। एलोंगेट मतलब कहीं से बड़ा कहीं से छोटा। ओके, और उसके बाद इनका जो रोटेशन पीरियड होता है वो कितना होता है? अराउंड 5 to 20 आवर्स। जैसे अपने अर्थ प्लैनेट जो है अपना, उसका रोटेशन पीरियड क्या है? 24 आवर्स। वैसे ही इनका भी कितना होता है? 5 to 20 आवर्स। इनका अलग अलग एस्टेरॉइड का अलग अलग रोटेशन होता है। ओके, उसके बाद फिर कुछ कुछ जो एस्टेरॉइड होते हैं इनकी सैटेलाइट्स भी होती है। क्या होती है? सैटेलाइट्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कभी भी कि एस्टेरॉइड के पास सैटेलाइट होती है, तो आंसर होगा यस, कुछ एस्टेरॉइड जो है उनके पास सैटेलाइट होती है। ओके दोस्तों, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आते हैं कॉमेट। ये भी वन ऑफ द हेवनली बॉडी है हमारे जो सोलर सिस्टम की, जैसे एस्टेरॉइड है। अब समझते हैं कॉमेट के बारे में। तो देखिए इनके हिंदी में दो नाम है, एक तो धूमकेतु और दूसरा नाम है पुच्छल तारा। पुच्छल तारा मतलब क्योंकि इसमें पूछ होती है। अभी वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इनको बोला जाता है मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल बॉडीज। क्यों बोला जाता है मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल बॉडीज? क्योंकि देखिए इनका जो मतलब जो रिवॉल्यूशन तो ये भी करते हैं, पर इनका जो रिवॉल्यूशन होता है ना वो कभी भी फिक्स नहीं होता है। जैसे कि कभी कभी 100 ईयर्स में भी हो जाता है कंप्लीट, कभी कभी 1000 ईयर्स में भी होता है। या मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी फिक्स रिवॉल्यूशन नहीं होता। मीन्स 100 तो कभी 100 नहीं होगा, कभी उससे कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी 1000 तक भी पहुँच सकता है। ओके, और जिस ऑर्बिट पे ये रिवॉल्व करते हैं वो करीब क्या होता है? बहुत ज़्यादा एलिप्टिकल शेप का तो होता ही है, साथ में क्या होता है? एलोंगेटेड, मतलब कहीं से बहुत बड़ा है या कहीं से बहुत खिंचा हुआ है, कुछ ऐसा शेप का ये इनका ऑर्बिट रहता है। ओके दोस्तों, उसके बाद फिर ये बनते किससे हैं? तो बनते किससे हैं? फ्रोजन गैसेस विच होल्ड रॉकी एंड मेटेलिक मिनरल्स। ओके, मतलब कुछ ऐसी चीजों से मिलकर बनते हैं जो कि फ्रोजन गैसेस हैं या फिर उनमें रॉकी या मेटेलिक मिनरल्स हैं, तो इनसे ये बनते हैं कॉमेट्स। ठीक है, और ये कब विजिबल होते हैं? तो ये तभी विजिबल हो पाते हैं जब सन से क्लोजेस्ट फॉर्म, मतलब सन के जो क्लोजेस्ट जब होते हैं तभी ये विजिबल होते हैं। ओके, जैसे ये अपने अर्थ है, अर्थ से अपन सन को देखते हैं, तो जैसे ही ये सन के पास आते हैं, रिवॉल्व होकर सन के जैसे ही पास आते हैं अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हुए, तो तभी ये विजिबल हो पाते हैं जब सन के थोड़ा सा क्लोज में होते हैं। ओके, तो और क्या होता है कि जब ये क्लोज में होते हैं तो देखिए इनका जो पीछे वाला हिस्सा होता है जिसको हम लोग टेल भी बोलते हैं, ये जो टेल होती है, पूंछ होती है, तो ये क्या होती है? ये हमेशा सन से भागती रहती है।
मीन्स सन के अवे रहती है, और उससे क्या होता है कि ऐसा दिखाई पड़ती है कि पूंछ से जो है ये हमारे पास या फिर जो है चल रही है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, उच्छल तारा, मतलब पूंछ लगा हुआ एक तारा। क्योंकि सन की लाइट रहती है तो वो ल्यूमिनस मतलब चमकता भी रहता है, तो चमकदार पूंछ जैसे दिखते हुए वो आता रहता है। ओके, और कैसा रहता है इसका डायरेक्शन, कि हमेशा अवे फ्रॉम द सन, मतलब इसकी जो पूंछ रहती है वो हमेशा सन से अवे रहती है, दूर रहती है। ये हुआ दोस्तों, तो कॉमेट का फंडा ये है। उसके बाद आता है हमारे पास मेटियोर्स। तो मेटियोर्स क्या होते हैं दोस्तों, मेटियोर्स को हिंदी में बोलते हैं उल्का पिंड। अब उल्का पिंड का कॉन्सेप्ट ये है कि इनको शूटिंग स्टार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शूटिंग स्टार्स भी बोला जाता है। प्लस कैसे फॉर्म होते हैं ये, ड्यू टू कोलिजन ऑफ एस्ट्रॉइड। अब देखिए एस्ट्रॉइड जो है वो उनका खुद का समय जो है कभी निश्चित नहीं होता है ना, कभी कभी कोई दूसरे ऑर्बिट में मतलब रिवॉल्व कर रहा है, कभी ऐसा भी होता है कि टकरा गए, तो जो टकराने के बाद कोलिजन होने के बाद जो बॉडी फॉर्म हुई उनको हम क्या बोलते हैं, मेटियोर्स। क्लियर हुआ दोस्तों, तो ये क्या उसको हम बोलते हैं, मेटियोर्स। तो मेटियोर्स आर फॉर्म ड्यू टू कोलिजन ऑफ एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड के कोलिजन से फॉर्म हुई बॉडी क्या होती है, एस्ट्रॉइड होती है। अब देखिए क्या होता है, जब ये एस्ट्रॉइड जो है वो जब बनते हैं, मतलब जब ब्रेक होते हैं, मीन्स जब कोलाइड हुए तो ब्रेक हुए, तो क्या होता क्या है कि अर्थ की ग्रेविटी के कारण ये जो मेटियोर्स हैं हर प्लैनेट में फैलते हैं ये तो, पर मेनली अर्थ की ग्रेविटी के कारण ये क्या होते हैं, अर्थ की ग्रेविटी इनको अट्रैक्ट करती है। तो मेटियोर्स जितने छोटे रहेंगे या जो भी साइज के रहेंगे वो जब अर्थ की तरफ आएंगे तो होगा क्या कि आप जानते हैं जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगे तो बहुत सारा जो है, या अर्थ की जब भी हम देखेंगे कि अर्थ के अंदर जब अर्थ की ग्रेविटी में एंटर होंगे और जब एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर में देखेंगे कि एयर रेजिस्टेंस लगेगा कुछ। एयर रेजिस्टेंस मतलब कि जब ये चलते हैं तो एयर रेजिस्टेंस के कारण हीट जनरेट होती है। आप कोई भी चीज़ जैसे फेंकेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत जो है एयर के कारण रेजिस्टेंस आएगा, जिससे उसकी स्पीड जो है वो स्लो कर देगा। तो उसके कारण क्या होगा कि उस रेजिस्टेंस के कारण एक हीट जनरेट होगी, मतलब एक गर्मी उनके अंदर पैदा होगी। और देखिए बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो वो हीट क्या होती है, इनको जो है जला देती है, क्या कर देती है, बर्न अप कर देती है। तो वही लिखा हुआ है, यूजुअली स्मॉल साइज के होते हैं, और होता क्या है कि एयर रेजिस्टेंस के कारण ये बर्न हो जाते हैं, तो अर्थ के सरफेस पे पहुंचने से पहले ही क्या हो जाते हैं, बर्न अप हो जाते हैं। तो अर्थ की सरफेस तक पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि साइज में छोटे भी होते हैं तो जल्दी बर्न हो जाएंगे। पर ऐसे मेट्रॉइड जो साइज में थोड़ा सा बड़े होते हैं, मीन्स जिनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वो जब चलेंगे तो एयर रेजिस्टेंस लगेगा तो थोड़ी बहुत तो चलेंगे, पर जो थोड़ा बहुत पार्ट बच जाएगा वो क्या होता है, अर्थ में जाके टकरा जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों, तो ये हमारे पास मेटियोर्स का या मेटेरॉइड्स, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेरॉइड्स बोलते हैं। मीन जो छोटे होते हैं उनको मेटियोर्स बोलते हैं और जो बड़े होते हैं वो मेटेरॉइड्स बोलते हैं। देखिए मेटेरॉइड्स की स्पेलिंग बड़ी है तो वो बड़े होंगे, मेटियोर्स की स्पेलिंग छोटी है तो वो छोटे होंगे। फॉर्म होने का तरीका दोनों का एक ही है। ओके, उसके बाद फिर जो कॉन्स्टलेशन टर्म है, कॉन्स्टलेशन को हम हिंदी में नक्षत्र भी बोलते हैं या फिर तारा मंडल या फिर और भी कई नामों से हिंदी में जाना जाता है ये। ओके, तो क्या होता है हमारे पास स्काई में बहुत सारे तारे हम देखते हैं, मतलब 2000 स्टार्स करीब जो है हम देख सकते हैं। मैंने आपको अपनी यूनिवर्स के जो टॉपिक में बताया था कि अप्रॉक्स 10⁻22 स्टार्स हमारे पास अवेलेबल है। ओके, इतना हर गैलेक्सी में 10⁻11 स्टार्स है, तो पर जो विजिबल है वो कितने हैं, अप्रॉक्स 2000 विजिबल है। तो देखिए इतने सारे तारे जो है उनकी स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, तो एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या किया है, उनको हर यूनिट में ऐसे डिवीजन कर दिया है। तो वही लिखा है, टू आइडेंटिफाई रफली द पोजिशन ऑफ स्टार्स, स्टार्स की पोजीशंस को जानने के लिए तो स्काई में ही उनको क्या किया है, कुछ पार्ट्स में कुछ यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है, उसी यूनिट को हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस। ओके, क्लियर हुआ दोस्तों, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन। और हमारे पास प्रेजेंट में कितनी कॉन्स्टलेशंस है, करीब 88 कॉन्स्टलेशंस हमारे पास है, जिसमें से कुछ इंडियन नाम जो हम अपनी राशि के नाम जो अपन सुनते हैं या अपन पढ़ते हैं उनका इंग्लिश में भी नाम होता है, उनका हिंदी में भी नाम होता है। लाइक जैसे कुछ नाम जो है 88 कॉन्स्टलेशन में जो कुछ नाम मेरे पास हैं, वैसे तो पूरे 12 राशि है हमारी, उनमें से जो कुछ नाम मेष, सिंह, मिथुन, कन्या, धनु, मकर, मीन या फिर और भी जो आप सुनते हैं कुंभ वगैरह वो सब एटसेट्रा। ओके, तो वो सारी 12 राशियां जो हैं वो इन्हीं कॉन्स्टलेशंस में क्या है, बटी हुई हैं। ओके, मतलब यूनिट में डिवाइड है। ओके, तो ये 88 में से ये कुछ नाम लिखे हैं, बाकी जो अपनी पूरी 12 राशि है वो तो आप लोग जानते ही होंगे। जैसे मेष को क्या बोलते हैं, एरीज इंग्लिश में बोलते हैं, सिंह को लियो बोलते हैं, मिथुन को सैगिटेरियस बोलते हैं, कन्या को विर्गो बोलते हैं। ओके, तो ये अपने पास कुछ है। क्लियर हुआ दोस्तों, तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक। और ये जो है ये हेवनली बॉडीज बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनसे डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं, मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगी। तो ओके दोस्तों, क्लियर हुआ। तो देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्या बोल रहा है, विच लेक वॉज क्रिएटेड बाय एन एस्ट्रॉइड कोलिजन विद अर्थ। विच लेक इज क्रिएटेड मतलब कौन सी लेक, लेक मतलब समझते हैं, लेक मतलब होता है झील। ओके, यहां लिख देता हूं मैं झील। तो विच लेक वॉज क्रिएटेड बाय कोलिजन ऑफ एस्टेरॉइड विद अर्थ, कोलिजन ऑफ एस्टेरॉइड विद अर्थ।
मीन्स अर्थ के साथ कोलिजन होने के साथ, अर्थ के साथ जब कोलिजन हुआ था एस्टेरॉइड का, तो कौन सी लेक फॉर्म हुई थी, सोचिए विथ अर्थ। ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में एक बार आ चुका है, और बड़ी ही फेमस लेक है, महाराष्ट्र की है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, महाराष्ट्र की है, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है, और उस झील का नाम है लोनार लेक। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि ऐसी कौन सी झील है जो कि एस्टेरॉइड के अर्थ से टकराने के बाद फॉर्म हुई है, तो उसका आंसर होगा लोनार लेक। ये ध्यान रखिएगा। तो लेक वाले पार्ट में जब आप लोनार लेक पढ़ेंगे तब इसका मेंशन आप देखेंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारे पास है वो है which is the only asteroid can be seen by naked eyes? only asteroid which can be seen by naked eyes. ओके, मतलब बिना किसी टेलीस्कोप के या बिना किसी अपन किसी और चीज के अपन उसको नेकेड आई से ही देख सकते हैं, ऐसा उस एस्टेरॉइड का नाम पूछा है। ओके, तो आपके पास 4 ऑप्शन थे। ओके, पेपर में 4 ऑप्शन थे, तो अभी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 वेस्टा। ओके, उसका नाम क्या होगा, 4 वेस्टा। तो 4 वेस्टा एक ऐसा एस्टेरॉइड है जिसको नेकेड आई से देखा जा सकता है। क्लियर हुआ दोस्तों इतना? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ओके, उसके बाद फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या बोल रहा है, द रिवॉल्विंग पीरियड ऑफ हेलिस कॉमेट। द रिवॉल्विंग पीरियड ऑफ हेलिस कॉमेट। देखिए, कॉमेट के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल बॉडी है, इनका रिवॉल्यूशन भी कभी फिक्स नहीं होता है। तो उसमें पर जो बहुत फेमस एक कॉमेट है जिसका नाम क्या है, हेलिस कॉमेट। तो हेलिस कॉमेट जो है इसका एक रिवॉल्यूशन पीरियड है, एक रिवॉल्यूशन टाइम है। मतलब कि आप बोलेंगे कि अनप्रेडिक्टेबल बॉडी है तो फिर कैसे फिक्स हो सकता है। देखिए, यूनिवर्स है, कुछ चीज़ें फिक्स है, कुछ चीज़ें नहीं है फिक्स। तो पर जो हेलिस कॉमेट है इसका लगभग जो है जो रिवॉल्विंग पीरियड है वो फिक्स है। और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ऐसे एक ही 2 हैं जिनका फिक्स है, उनमें से एक जो है वो हेलिस कॉमेट है। ओके, तो इसका जो रिवॉल्विंग पीरियड है वो कितना है, अप्रॉक्स 76 ईयर्स। ओके, कितना है, 76 ईयर्स। और एक और मजेदार फैक्ट ये है कि अब ये 1986 में दिख चुका है। ओके, 1986 में दिख चुका है। तो अब आप इसमें जब 76 प्लस करेंगे तो ये आएगा 2062, मतलब 2062 में, अभी 2020 चल रहा है ना, मीन्स 42 ईयर्स बाद ये दिखेगा। तो हमें से जो जो रहेंगे उस टाइम तक वो देख लेंगे। ओके, तो ये 2062 में अब नेक्स्ट देखेगा। क्लियर हो दोस्तों? उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास तो ये है, व्हाट इज द रिवॉल्विंग स्पीड ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ जो सन की रिवॉल्यूशन लगाती है ना, उसकी स्पीड क्या है। तो रिवॉल्यूशन या रिवॉल्विंग स्पीड ऑफ अर्थ, रिवॉल्विंग स्पीड ऑफ अर्थ। देखिए 5 स्टार क्वेश्चन है ये, इसलिए 5 स्टार है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है। तो अभी मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है कि आ सकता है रिवॉल्विंग स्पीड ऑफ अर्थ। और रिवॉल्विंग स्पीड ऑफ अर्थ मतलब सन की रिवॉल्यूशन की स्पीड पूछा होगा, तो एक ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, हेलिस कॉमेट, और एक ये भी हो गया। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कितनी है, सोचिए। मुझे लगता है बहुत लोगों को तो पता ही होगा, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से जो अर्थ है वो सन का रिवॉल्यूशन करती है, तो वो कितनी है, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बात दोस्तों, तो ये रहे क्वेश्चन। ओके, अब उसके बाद एक तो फैक्ट्स हमारे पास कुछ ऐसे अवेलेबल हैं जो कि जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जैसे मैं हमेशा पीएससी की बात करता रहता हूँ, तो पीएससी में कई बार जो है ये 3 नंबर में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। एक टर्म आती है पेरीहीलियन। क्या आती है, पेरीहीलियन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ के पढ़ लेते हैं हम लोग। पेरीहीलियन, PERIHELION, पेरीहीलियन। अब देखिए क्या होता है, ये सन है और ये अर्थ है। जब ये मिनिमम डिस्टेंस मतलब सबसे क्लोजर डिस्टेंस पे जब रहेंगे ना, मीन्स जब सबसे क्लोज डिस्टेंस, सबसे मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच में रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरीहीलियन, मीन्स मिनिमम डिस्टेंस। ओके, जब सन और अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस पे रहेंगी, सबसे क्लोजर डिस्टेंस पे रहेंगी, तो उस टर्म को बोला क्या जाता है, पेरीहीलियन। ओके, और ये डिस्टेंस कितना होता है, तो ये होता है 14.70 करोड़ किलोमीटर। ओके, जब मतलब पास होंगी तो भी 14.70 करोड़ किलोमीटर। ओके, और ये कब होता है, ये एक स्पेसिफाइड एक डेट को ही होता है, और वो डेट है
3 जनवरी। ओके, तो 3 जनवरी वो हर साल की डेट है जो जब सन और अर्थ जो है एक दूसरे के सबसे पास में होते हैं। क्लियर है दोस्तों? और वो डिस्टेंस कितना होता है 14.70 करोड़ किलोमीटर। ओके, तो ये तो हुआ पेरिहिलियम। अब देख लेते हैं एक और जो क्या होता है अपीलियम। APHELI ओपन अपीलियन। तो देखिए जैसे ही सबसे पास हैं वैसे ही जब सबसे दूर होंगे, ये सन है और ये समझ लीजिए अर्थ है, तो जब इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा, मीन्स मैक्सिमम डिस्टेंस। ओके, जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगी तब उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं एपीलियन। और जैसे इसका डिस्टेंस फिक्स था तो इसका भी डिस्टेंस लगभग कितना होता है 15.21 करोड़ किलोमीटर। ओके, क्लियर है दोस्तों? तो जब पास में रहेंगी तो कितना रहेगा 14.70 और जब दूर रहेंगी तो 15.21 और ये भी एक फिक्स डेट को होता है और वो डेट है 4 जुलाई। ओके, क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये थर्ड जनवरी और ये 4 जुलाई। ओके, क्लियर हो दोस्तों? जे कॉमन है तो याद रखने के लिए। और ये देखिए जब पास है तो 3 कम है ना, तो 3 और जब ज़्यादा हो गया तो 4। ओके, थोड़ा सा याद करने का ऐसा ट्रिक बना लीजिएगा। तो ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इसलिए मैं सोचा कि आपसे डिस्कस कर लूँ। अब उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए, कुछ टर्मिनोलॉजी ही है। तो एक टर्मिनोलॉजी हमारे पास है जिसका नाम है सोलर डे। क्या नाम है? सोलर डे, सौर दिवस। हिंदी में क्या बोलते हैं? सौर दिवस। और इंग्लिश में उसको बोलते हैं सोलर डे। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि हमने जो अर्थ का रिवॉल्यूशन जो निकाला है, मीन्स अर्थ जो है उस सन की जो रिवॉल्यूशन करेगी, तो हमको पता है वो करती है 365 डेज में एक रिवॉल्यूशन, जिसको हम लोग एक साल के बराबर बोलते हैं। पर वो तब होता है जब सन भी तो चल रहा है, सन भी तो स्टेशनरी बॉडी नहीं है, सन भी मूव कर रहा है और अर्थ भी मूव कर रही है। तो क्या होता है इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं रिवॉल्विंग पीरियड। और ये कितना होता है 365 डेज। पर अगर सोचिए अगर हम लोग सन को फिक्स कर दें, मीन्स सन की पोजीशन को अगर फिक्स कर दिया जाए और फिर अगर अर्थ का रिवॉल्यूशन जो है पीरियड निकाला जाए, तो उस दिन को बोलते हैं सोलर डे। मतलब वो जो टाइम निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं? सोलर डे। तो इसकी नॉर्मल डेफिनेशन क्या हो जाएगी? टेकिंग सन स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, टेकिंग सन स्टेशनरी या टेकिंग सन इन रेस्ट, जो भी आपको लिखना हो, टेकिंग सन इन रेस्ट। ओके, टेकिंग सन इन रेस्ट, द कैलकुलेशन ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द कैलकुलेशन ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ मतलब अर्थ के रिवॉल्यूशन का पीरियड, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। ओके, तो उसको क्या बोला जाता है? सोलर डे। और ये कितना है? ये इंपॉर्टेंट है, कितना है ये? अबाउट 24 आवर्स। ओके, तो मतलब अगर सूरज को रोक दिया जाए और फिर अर्थ का जो है रिवॉल्यूशन कैलकुलेट किया जाए वो पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको क्या बोलेंगे? सोलर डे। और वो कितना होता है? 24 आवर्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में तो कुछ भी पूछ सकते हैं और पीएससी वालों के लिए तो इसलिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है क्योंकि सोलर डे करके हो सकता है 3 नंबर में आ जाए। ओके दोस्तों, एक और टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं नेब्यूला। अब नेबुला क्या है? तो नेबुला क्या होता है, जब देखिए नाइट के टाइम पे सन जो स्टार्स का ग्रुप होता है, स्टार्स का, डस्ट पार्टिकल्स का जो ऐसा ग्रुप होता है, तो ये क्या करता है बहुत ही ब्राइट ल्यूमिनस एक लाइट जो है वो एमिट करता है। तो ये पूरा जो समझ लीजिए उतना पूरा जोन है ये पूरा एकदम चमकदार और लुमिनस दिखेगा ना, क्लाउड गैसेस से बना हुआ है, डस्ट पार्टिकल से। तो ये पूरा पार्टिकल, ये पूरा जो समझ लीजिए इतनी पोजीशन है या इतना पूरा जो जोन है ये बड़ा ही चमकदार दिखेगा। जितने नंबर ऑफ स्टार ज़्यादा होंगे उतना ही ये ज़्यादा चमकदार दिखेगा। तो इस जोन को क्या बोला जाता है? नेबुला। ओके, इस जोन में क्या क्या होता है? डस्ट होती है, डस्ट पार्टिकल्स। ओके, और क्या होता है? स्टार्स होते हैं कुछ। ओके, तो ये 10 पार्टिकल्स और स्टार्स मिलकर एक जोन में जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी या बोलना चाहिए कि ब्राइटनेस जो क्रिएट करते हैं, तो उस जोन को हम लोग क्या पढ़ते हैं? नेबुला। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो डेफिनेशन हमारे लिए लिखने को हो जाएगी वो ये हो जाएगी कि द ह्यूज इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, द ह्यूज इंटरस्टेलर clouds of gases and dust particle. Okay, that appears as fainty, मतलब कैसी appear होगी? that appear as faint मतलब कि धुंधली टाइप में, faint या मिस्टी मतलब क्लियर नहीं दिखेगा कि है क्या, तो ऐसा मिक्सअप टाइप का जो दिखेगा, मिस्टी पेचेस क्या है? ऑफ लाइट स्कैटर्ड
scattered all over the sky. The huge interstellar cloud cluster and dust particle appears as faint misty patches of light scattered all over the sky. ओके दोस्तों, तो ये होगी डेफिनेशन। चाहे तो लिख भी सकते हैं यही वाली, और या तो फिर कुछ और जिसको अच्छी मिल जाए तो वो लिख लेगा। क्लियर है दोस्तों? तो नेबुला क्या होता है? तो ये अपने पास कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कई बार टर्मिनोलॉजी की टर्म्स में हमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर दोस्तों? और ये डिपेंड किस पे करेगी? डिपेंड अपॉन स्टार्स। ओके, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ स्टार्स। स्टार्स की प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। ओके, डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ स्टार्स। ओके, तो ये एक फैक्ट और जुड़ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सोलर डे और नेबुला के बारे में था। तो मुझे लगता है इतना आपके लिए सोलर सिस्टम में जानना सफिशिएंट है। और अगर मुझे कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी का मुझे और पता चलेगा जो कि हमारे पेपर में आ चुकी है और मैंने कवर नहीं कराई है, तो और जब मैं ज्योग्राफी के पैटर्न पे आऊँगा या फिर और कुछ ज्योग्राफी के मैं टॉपिक्स कवर करूँगा, तो मैं उसमें वो क्वेश्चन जो है लेके जरूर आऊँगा। ओके दोस्तों, तो ज्योग्राफी का सोलर सिस्टम हमारे 6 सेशन में आज ही कंप्लीट होता है। और उसके अलावा जो भी क्वेश्चन या जो भी कुछ क्वेरीज आपकी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। और अगर छूटा होगा तो मैं उसको नेक्स्ट टॉपिक में जो है, या नेक्स्ट टॉपिक जब भी हम ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे तो उसको मैं इसमें कवर कर लूँगा। ओके दोस्तों, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी नए हैं मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लाल बटन रहती है सब्सक्राइब की, उसको ज़रूर प्रेस करें। ओके, आपका सब्सक्राइब और शेयर ही मुझे मोटिवेट करता है और मैं और अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। ओके, और जिस किसी ने भी जो पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं, नए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिंक दी है, प्लीज़ उनको एक बार ज़रूर देखिए। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।